हमारी अटेंशन का किसी चीज़ पर फ़ोकस हो जाना अक्सर वो हमें पैरालाइज़ कर देता है। जितना आप स्ट्रेस से डराएँगे लोगों को स्ट्रेस और होगा। हमारी आधी आबादी तकरीबन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के सिम्पटम्स के साथ है कि आप 3 चीज़ों पर काम करो, तो उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। वो है थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। दुनिया में जो दिल की बीमारियाँ हैं, उनमें 45% द कॉज़ है दैट स्ट्रेस। 1 इन 7 पीपल इन द वर्ल्ड नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। हर नेगेटिव इमोशन अपने साथ एक नेगेटिव डिमांड लेकर आता है। ऑलराइट सर, जैसे आपने 3 सिचुएशंस के बारे में बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेज़ेंट में चैलेंजिंग सिचुएशन और फियर फ्यूचर। तो जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करने को मिलेगी, तो क्या हमें हमेशा स्ट्रेस होगी? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मुज़म्मिल। अच्छा, स्ट्रेस के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस सिर्फ़ और सिर्फ़ चैलेंजिंग सिचुएशन का नाम नहीं है, ठीक है? कि जब भी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी तो हमेशा स्ट्रेस होगा, ठीक है? मैंने कहा कि स्ट्रेस जो हमें पैदा होता है उसके लिए कम से कम ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन और स्ट्रेस रिएक्शन इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है? हर चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती है। उस सिचुएशन में आपका माइंड और बॉडी अगर रिएक्ट कर दे और ओवर रिएक्ट कर दे, नाउ इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है? तो हम आमतौर पे ये अल्फ़ाज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, जी बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो अक्सर हम सिचुएशंस को स्ट्रेस कह रहे होते हैं। जो टेक्निकली बात है वो ये कि सिचुएशंस स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, यानी स्ट्रेसफुल से मुराद ये है कि वो स्ट्रेस कॉज़ करने वाली सिचुएशंस हो सकती हैं। स्ट्रेस कॉज़ करने वाली सिचुएशन मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, घर का बजट मैनेज नहीं हो रहा, रोड पे आप ट्रैफ़िक में स्टक हो चुके हैं, गाड़ी बार-बार ख़राब हो रही है। बच्चे हैं, आजकल पेरेंटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल है क्योंकि बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है बच्चों को पालना, उनकी एजुकेशन को कंटिन्यू करना, शादी के बाद न्यू माहौल में जाके एडजस्ट होना, हॉस्टल के बाद किसी नए शहर में शिफ्ट होना, उधर जाके सेटअप बनाना अपना, किसी नई जगह पर मूव करना, यहाँ से बाहर मूव जाना, किसी भी सिचुएशन में आप जाएँ जो कि चैलेंजिंग सिचुएशन है, दैट चैलेंजिंग सिचुएशन कुड बी स्ट्रेसफुल, ठीक है? तो हर चैलेंजिंग सिचुएशन इटसेल्फ स्ट्रेसफुल नहीं होती। यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट आता है, जहाँ पे फिर हम साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं कि सिचुएशन चैलेंजिंग है, उस सिचुएशन के साथ डील करना उसके लिए अलहदा स्किल्स रिक्वायर्ड है। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, वो पर्टिकुलरली किस पे फोकस करते हैं कि उस सिचुएशन में जो आपका रिएक्शन है, ठीक है? सिचुएशन में जो आपका माइंड और बॉडी जिस अंदाज से रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक तो सर, अभी आपने बात की है स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स के बारे में। व्हाट इज़ दिस स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेसिकली? ठीक है। वेरी राइट क्वेश्चन मुज़म्मिल। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स वो है कि जिसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा माइंड और बॉडी उस सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट करता है। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही अच्छा सिस्टम अता किया है जिसे हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे अंदर हमारे जितने ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं इनकी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है? जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोशिश करता है कि आपकी बॉडी के सिस्टम्स को एक्टिव करके उस सिचुएशन के लिए आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करे। आपको मैं गाड़ी की मिसाल दूंगा। गाड़ी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेक का पैडल और दूसरा होता है गैस का, या जिसे एक्सेलरेटर और रेस कहा जाता है, ठीक है? सो एक्सेलरेटर और रेस क्या है कि आपकी गाड़ी को पावर और एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर एनी सिचुएशन, राइट? तो जब आगे आप देखते हो, आप सिचुएशंस के हिसाब से डिसाइड करते हो। जब आपके सामने रोड बिल्कुल क्लियर है, आप एक्सेलरेटर को बढ़ाते हो। जब रोड देखते हो कि आपके सामने ऐसी है जिसमें आपको रुकना है, तो आप अपनी रेस को कम कर देते हो। सेम लाइक हमारे अंदर अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये रखा है कि वो देखता है कि सिचुएशन ऐसी है कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए या कम चाहिए एनर्जी। अगर बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वो आपकी बॉडी में जो है जितने ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं इनकी स्पीड को तेज़ कर देता है। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर देगा, आपका ग्लूकोज़ का सिस्टम तेज़ हो जाएगा और आपकी रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगी। और जो सिस्टम्स इस वक़्त आपको नहीं चाहिए वर्कआउट के लिए, उन्हें स्लो डाउन कर देगा, डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेसेस हैं उनको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है? सो ये जो बॉडी का ऑटोमैटिक रिएक्शन है इन द सिचुएशन, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिएक्शन, ठीक है? ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन ये फाइट रिस्पॉन्स जिस वक़्त इतना एबनॉर्मली एक्टिव हो जाए, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेज पर जा रहे होते हैं प्रेज़ेंटेशन देने के लिए, और उनकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, साँस फूलने लगता है।
तो ये जो अलामतें हैं, गला खुश्क हो जाना, साँस फूलना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ये इस चीज़ की अलामत होता है कि उनका फ़ाइट रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। इस हद तक एक्टिव हो चुका है कि उनको अब काम नहीं करने दे रहा, ठीक है? आप इसे यूँ समझें कि अब आगे ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक में आपने लगानी ब्रेक है या आहिस्ता चलें और आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर फुल स्पीड से चले, तो वो इंजन कितनी अजीबो-गरीब आवाज़ें निकालेगा। ऐसी आवाज़ें निकालेगा कि आप नहीं चल पा रहे होंगे, ठीक है? तो इट्स लाइक अ गैस सिस्टम, ठीक है? इट्स लाइक अ एक्सेलरेटर जो जिस तरह आपकी बॉडी में गैस सिस्टम लगा होता है, गाड़ी के बीच में गैस सिस्टम लगा होता है, हमारे अंदर भी एक गैस सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है जो स्ट्रेसफुल अच्छा मज़े की बात है कि ये जो हमारा फाइट रिस्पॉन्स है, जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे एक्टिव करता है, ये प्योर साइकोलॉजिकली एक्टिव होता है। जब भी हमें किसी सिचुएशन के बारे में लगता है कि ये सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है, स्ट्रेसफुल है, चैलेंजिंग है, तो हमारी बॉडी दौड़ते हुए आती है कि बस मुझे आपकी हेल्प करनी है और मेरे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी में इस एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ। तो बॉडी जो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है उस वक़्त, ये एनर्जी अगर वाक़ई हमें उस वक़्त रिक्वायर्ड हो, तो फिर तो हमें फ़ायदा दे सकती है। तो एवोल्यूशनरी इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं कि पास्ट में जो स्ट्रेस होते थे वो ज़्यादातर किस काम के कि अब इंसान जंगलों में रह रहा है, द पर्सन वाज़ अ केवमैन तो उसमें जो स्ट्रेस था उसमें आपको वाक़ई फ़िज़िकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी हर किस्म की चैलेंज के साथ डील करने के लिए। कि शिकार करना है, किसी बंदे ने आके हमला कर दिया, खेतों में जाके काम करना है या बारिश आ रही है, जल्दी से भागना है, जाके अपने खेत में पड़ी हुई चीज़ों को सँभाल के लेकर आना है, रात का टाइम आ गया है, किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, उससे मुकाबले के लिए जाना है। तो कॉन्स्टेंटली इंसान का जेनेटिक मेकअप ऐसा बनाया गया है कि वो फिज़िकल चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए है, ठीक है? तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है कि हमारे फिज़िकल चैलेंजेस से डील करना हमें सिखा रहा होता है। लेकिन अब की दुनिया में फिज़िकल चैलेंजेस नहीं है। अब हम लोगों को ज़्यादातर चैलेंजेस वो हैं जो कि साइकोलॉजिकल हैं, जो कॉग्निटिव हैं, जिनको हमने बाज़ औक़ात सोच के डील करना होता है, जिनके साथ हमने कभी आराम से बैठकर तहम्मुल से बैठकर उनके साथ काम करके हमने डील करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स ने अगर थीसिस राइट डाउन करना है, रिसर्चेज़ करनी है, तो ये प्योर दिमाग वाला काम है। लेकिन जब ये दिमागी काम भी ये सिचुएशन चैलेंजिंग आपके माइंड को लगता है, लेकिन हमारा माइंड की जो जेनेटिक कोडिंग है, वो वही केवमैन वाली है। तो वो माइंड ऑटोमैटिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स में या स्ट्रेस रिएक्शन स्टार्ट करता है और बॉडी पूरी अपनी एनर्जी लेकर आती है एंड बॉडी को ये सिग्नल होता है बेसिकली बॉडी का कि शायद उसको लगता है कि इस बंदे को इस वक्त एनर्जी चाहिए सिचुएशन से फाइट करने के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में हमें एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है। सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का एक लेवल है फिजिकल जिसमें हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एक उसका लेवल है साइकोलॉजिकल। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हमारी थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है और हमारी अटेंशन बढ़ जाती है। बेसिकली आप ये देखें स्ट्रेस रिस्पॉन्स को केवमैन की साइकी के साथ ही समझें कि जब भी कोई थ्रेटफुल सिचुएशन आती है तब आपको ज़्यादा लंबी-चौड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए होती। उस सिचुएशन में ये है कि आपकी अटेंशन फ़ोकस्ड हो और सिर्फ़ उस चीज़ पर ही हो जो कि आपके लिए इस वक़्त थ्रेट है, बाकी सब चीज़ों के बारे में आप सोचना छोड़ दो। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये होता है कि हमारी अटेंशन सिर्फ़ प्रॉब्लम पर फ़ोकस हो जाती है, उसके अलावा किसी चीज़ की तरफ हमारी अटेंशन नहीं जाती। चाहे वो फिर घर में बिजली के बिल का मसला है तो सिर्फ़ अटेंशन उस पे फ़ोकस हो जाएगी और हर वक़्त बस बिजली के बिल का ख़्यालात आते रहेंगे। बच्चों की प्रॉब्लम है, हर वक़्त बच्चों के ऊपर अटेंशन फ़ोकस हो जाएगी और ज़िंदगी में किसी चीज़ की तरफ अटेंशन नहीं जाएगी। केवमैन के टाइम पर तो ये होता था कि आप स्ट्रेस के साथ फाइट करते थे, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता था स्ट्रेस। लेकिन आजकल के प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, वो 1-2 दिन में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। वो हफ़्तों, महीनों तक चलने वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हफ़्तों, महीनों तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उनके सॉल्यूशंस नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जो है और इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे प्रॉब्लम्स की नेचर चेंज हो गई है, लेकिन इंसान का दिमाग वो पुराने वाला ही है। ठीक है? तो जब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हमारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हफ्तों महीनों तक चल रहे हैं, दे आर लिंगरिंग ऑन फॉर द वीक्स एंड द मंथ्स, तो हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो भी हफ्तों महीनों तक कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है। अच्छा, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि जब हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा तो क्या होगा? आपके दिल की धड़कन मुसलसल तेज़ रहेगी, आपका साँस की रफ्तार जो मुसलसल ख़राब रहेगी या तेज़ चल रहा है या शैलो ब्रीथिंग है, आपकी डीप ब्रीथ आराम से सुकून के साथ नहीं चल रही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है। फिर यही होता है कि जब लंबे अरसे तक ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, फिर आपको दिल की बीमारियाँ लगती हैं, साँस के प्रॉब्लम्स चल जाते हैं, अस्थमा है, एलर्जीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आती है, स्ट्रेस एक कॉर्टिसोल का हार्मोन उसको रिलीज़ करता है, वो बॉडी में और डैमेजेस करता है, किडनीज़ को डैमेज करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगा, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज़ फिर उसमें आते हैं। So stress response is the reaction of our body towards a stressful situation. ठीक है, तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी डैमेज होती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही है जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन में वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। हुँ, मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हमारी थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है और जो हमारी अटेंशन है वो शार्प हो जाती है।
सो इज़ इट बेनिफिशियल हमारी अटेंशन का शार्प होना इस सिचुएशन में? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मुज़म्मिल। और जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस है, कॉग्निटिव फंक्शन से मुराद है कि हमारा दिमाग या ज़हन किस तरह स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम कर रहा होता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आपने बिल्कुल सही समरी में बयान किया कि हमारी थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है। हमारी जो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, जजमेंट, ये सब इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इमोशनल पार्ट एक्टिव है और हमारी अटेंशन सिर्फ उस प्रॉब्लम पर फोकस कर रही होती है। और ज़्यादातर लोगों में, जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट्स बताया, 74% लोगों में ये हो रहा है। वो ओवरवेलमिंग सिचुएशन क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी अटेंशन सिर्फ उस प्रॉब्लम को फोकस कर रही है और सोच रही है कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन पर नहीं सोच रही होती है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमें चाहिए होता है, हमें एक्टिव करने के लिए रिक्वायर्ड तो है। अच्छा, नेचुरली ये कुदरत का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। किस लिए? ताकि हमें सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाज़ा हो। लेकिन एक बार जब हमें सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाज़ा हो जाए, तो उसके बाद अब आपको कुछ स्किल्स चाहिए उससे आगे अपने हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे, आप सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं लेकर आ सकेंगे। और सिर्फ़ अगर आप उसके ऊपर तवज्जो से सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। ठीक है, इसकी एक मिसाल देता हूँ। ये एक बंदा है जिसको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई है। अब वो हर वक़्त सिर्फ़ इसी चीज़ पर फ़ोकस करता रहे, विजिलेंट हो जाए, हाइपर विजिलेंट हो जाए कि मेरा ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या जा रही हैं। लोगों का स्ट्रेस रिस्पॉन्स में अक्सर ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज़ होने के बाद उनका अक्सर पहला स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो ये कि उनकी अटेंशन फ़ोकस हो जाती है अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स पे। वो बार-बार बैठ के ब्लड प्रेशर को चेक करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब मेरा कितना चला गया, अब मेरा कितना चला गया, अब मेरा ब्लड प्रेशर कितना हो गया। तो वो सिर्फ़ उसी चीज़ को फ़ोकस करते रहेंगे, उससे नेक्स्ट स्टेप कि ब्लड प्रेशर को मैनेज किस तरह किया जाए, उसकी तरफ उनकी थॉट्स नहीं जाती हैं और उस एक कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है? हुँ। तो ये है कि हमारी अटेंशन का किसी चीज़ पर फ़ोकस हो जाना अक्सर वो हमें पैरालाइज़ कर देता है। हम लोग को अक्सर सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाने देता, ठीक है? इसकी हम एक और मिसाल लें कि अगर एक बंदा उसके इलाके के बीच में चोर आता है और वो रात को सोए हुए सिर्फ़ हर वक़्त ये सोचता रहे कि भाई साहब ये खड़-खड़ की आवाज़ ना आ जाए, खड़-खड़ की आवाज़ ना आ जाए, तो ये उसकी अटेंशन सिर्फ़ इस चीज़ पर फ़ोकस है कि भाई साहब मुझे कोई नुकसान चीज़ दे सकती है, कहीं चोर तो नहीं आ गया। वो हर आवाज़ को सिर्फ़ सुनता रहेगा, उसकी अटेंशन सिर्फ़ उस पर फ़ोकस्ड है। वो कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकेगा उन उन प्रॉब्लम्स के साथ फ़ाइट करने के लिए। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का जो नुकसान है वो ये कि इसमें हमारी थिंकिंग अच्छी नहीं चल रही होती और ये सीखे अगर तो हमारी थिंकिंग अच्छी चल सकती है। अच्छा, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, लाइक खतरनाक चीज़ लग रही है। सो ये फिर बेसिकली हमें आता ही क्यों है? लाइक नेचर की तरफ से हमें दिया ही क्यों गया? मुज़म्मिल, ये बहुत ही खूबसूरत आपने सवाल किया है। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स गलत चीज़ नहीं है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स का सही इस्तेमाल ना सीखना गलत चीज़ है। और हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में हमने अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कैसे इस्तेमाल करना है, ये हम सीखते नहीं हैं, ठीक है? तो जब हम किसी चीज़ को सीखते नहीं हैं, तो वो चीज़ फिर किसी न किसी तरह अपना डैमेज कॉज़ कर रही होती है। जब वो अपना डैमेज कॉज़ करती है, तो फिर हम लोग को उसके नुकसानात मिलते हैं, ठीक है? अब मैं एक मिसाल दूँ कि आग जो है, हम कहते हैं जी आग जला देती है, आग आपके स्किन को बर्न कर देती है, आग ये कर देती है, आग वो कर देती है। तो आग के हम लोगों को लगता है कि जी बहुत ख़तरनाक है, बहुत नुकसानात हैं। तो आग इट्सेल्फ वाक़ई नुकसान दे सकती है जब उसका इस्तेमाल गलत किया जाएगा। आग का अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो तो आपको बहुत फ़ायदे दे सकती है। आप उसे खाना पका सकते हैं, आपके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी के जितने सोर्सेज़ हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपको किधर न किधर हीट ही रिक्वायर्ड है, राइट? तो कोई भी चीज़ इट्सेल्फ बुरी नहीं है, उसका यूज़ आप किस अंदाज़ से करते हैं वो डिसाइड करता है वो चीज़ सही है या गलत है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमें एक नेचर की तरफ से गिफ्ट है। वो गिफ्ट क्या है कि वो हमें सिचुएशन की ग्रेविटी बताता है और साथ में हमें ये बताता है कि योर बॉडी इज़ प्रोवाइडिंग यू द फुल फ्लेज एनर्जी टू फाइट विद दैट सिचुएशन। अब उस एनर्जी को किस वक़्त इस्तेमाल करना है ये हमने देखना है। मतलब स्ट्रेस इज़न्ट दैट बैड। इसका अगर अब पर्सपेक्टिव हम शिफ्ट करें, तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इसके बाद फिर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों सीखनी चाहिए? ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट उस स्ट्रेस के लिए हमें रिक्वायर्ड है जो स्ट्रेस डिसफंक्शनल कर रहे हैं हमें, यानी हमारी फंक्शनैलिटी को स्टॉप कर रहे हैं। हमें सिचुएशन में हेल्प आउट करने के बजाय हमें सिचुएशन में नुकसान देना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसमें आपको दिल की धड़कन तेज़ नहीं चली, लेकिन आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, आपका सांस फूले जा रहा है, ठीक है, आपकी भूख खत्म हो रही है।
या आपकी अटेंशन इतनी फ़ोकस हो चुकी है कि आप किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, या बाज़ औक़ात स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने की वजह से मज़ीद नेगेटिव इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप बोर रहना शुरू हो रहे हैं, बच्चे आपको काफ़ी बार तंग कर रहे हैं, आप घर के बीच में भी सफाई-सुथराई करके आए, फिर देखते हैं किसी बच्चे ने कोई गंद मचा दिया, अब आपको गुस्सा भी आना शुरू हो रहा है और फिर साथ में स्ट्रेस है कि मैं फिर से ये सारी कैसे चीज़ें साफ़ करूँगा। तो ऐसा ओवरवेलमिंग स्ट्रेस हो जिसमें आपने मल्टीपल चीज़ों के साथ डील करना है और उसमें आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस फंक्शनैलिटी को डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। हुँ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है? इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? एंड हाउ डू वी एक्चुअली यूज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम उन तमाम टेक्निक्स के लिए एक होलिस्टिक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिन सब को हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने एक्शन को प्रोडक्टिव और अफेक्टिव बनाने के लिए। तो ऐसी यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट ये टेक्निक्स का नाम है, उन तमाम स्किल्स का नाम है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लें ये आपके हथियार हैं, ये आपके टेक्निक्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग हो और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपके सामने और उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपको इफेक्टिवली वर्कआउट ना करने दे रहा हो। ठीक है? तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को अगर हम सीबीटी के एंगल से देखें तो 3 देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक स्किल्स जो कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए चाहिए। सीबीटी बेसिकली आपको ये कहती है कि आप 3 चीज़ों पर काम करो, तो उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकते हैं। वो है थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। ठीक है? तो पहले बात करते हैं थॉट्स। थॉट्स ये है कि आपका जो सोचने का अंदाज़ है स्ट्रेस के बीच में, वो अंदाज़ अगर आप बदलोगे तो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स डाउन हो सकता है। ठीक है? और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल थॉट होती है वो ये कि ओह माय गॉड आई एम इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है? ये वो थॉट है जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोलैप्स करती है। ओह माय गॉड आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो एंड आई हैव अ ह्यूज स्ट्रेस ऑफ इट। ये थॉट बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो सबसे पहले ये कि आपने अपनी स्ट्रेसफुल थॉट को चैलेंज करना है और कहना है कि आई एम इन द चैलेंजिंग सिचुएशन एंड इसमें देखें, आप जिस पर चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं तो आपने चैलेंजिंग सिचुएशन को सबसे पहले चैलेंजिंग से मैनेजेबल सिचुएशन में शिफ्ट करना है। दैट इज अ फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो कि आपको स्ट्रेस में रिक्वायर्ड है। चैलेंजेबल से मैनेजेबल में। चैलेंजेबल ये कि ओह माय गॉड आई हैव एन एग्जाम टुमारो एंड आई डोंट हैव द प्रिपरेशन ऑफ इट। तो अब आप देखो कि आपके पास कितने घंटे रह गए हैं, आप कितना मैनेज कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। 10 चैप्टर्स हैं, चलो मैं 7 चैप्टर्स की इस वक़्त तैयारी कर सकता हूँ या मैं 3 की तैयारी कर सकता हूँ, 7 की नहीं कर सकता। तो मेरे लिए इस वक़्त मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, सबसे पहले आप उसको सोचते हैं, उसे रियलाइज़ करते हैं कि मेरे कंट्रोल में क्या है, मैनेजेबल क्या है। जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, आप अपनी नज़र उस पर जब अटकाते हो और उसे हटा लेते हो जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते, तो आपका आधा स्ट्रेस रिस्पॉन्स का हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस की मैंने शुरू में कंडीशंस ये बताई थी, सिचुएशन चैलेंजिंग हो। तो थॉट्स के साथ वर्कआउट करने में सबसे पहले ये कि हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं एंड वी फर्स्ट सबसे पहला हम जो काम लेंगे, फर्स्ट स्टेप व्हिच वी टेक इज़ दैट टू सी कि मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है? घर के फाइनेंसेस हैं, घर में बहुत चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि ओके दीज़ आर द एक्सपेंसेस एंड दिस इज़ द फाइनेंसेस। तो अब आप ये देखो मेरे फाइनेंसेस में क्या चीज़ मैनेज हो सकती है। फर्स्ट गिव अ लुक एट इट, ओह माय एंड से थैंक्स टू इट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मैनेज अभी कर सकूँगा। ठीक है, 4 चीज़ों के बिल आ रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 2 के पैसे हैं, ओके ठीक है, मैं 2 का तो बिल दे सकता हूँ ना। फोकस ऑन इट। जिन 2 का नहीं दे सकता, ओके वी विल गोइंग टू थिंक अबाउट इट, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि आपने अपने उस पर सोचना है कि आप क्या कर सकते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे पहले कि चैलेंजिंग सिचुएशन में व्हाट्स डूएबल, व्हाट्स मैनेजेबल, फोकस ऑन इट। सेकंड, स्ट्रेस में ये चीज़ जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ओह माय गॉड आई एम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो इस थॉट को क्या है कि आप इसे इस तरह चैलेंज करते हो कि नहीं, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो मेरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, इट्स हेल्पिंग मी आउट। ठीक है? लोगों को एंग्ज़ायटी में सबसे ज़्यादा ये थॉट परेशान करती है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मैं मर जाऊँगा, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा बीपी शूट कर रहा है। तो उस वक़्त ये कहना मेरा ये बीपी शूट करना मुझे इस वक़्त नुकसान देगा। ऑल्दो शुरू में मैंने भी यही रिसर्चेस बताया कि स्ट्रेस की वज़ह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ की बीमारी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये वो तब है जब स्ट्रेस अनमैनेजेबल चले और लॉन्ग टर्म चलता जाए। ठीक है? और उसकी तरफ आपका रिएक्शन कैसा होता है। अगर आपका स्ट्रेस की तरफ रिएक्शन ये है कि ये जो बीपी इस वक़्त मेरा शूट किया, इट्स हेल्पिंग मी आउट, एंड और उससे आप ये कहते हो ओके थैंक्स टू यू कि तुम इस वक़्त मेरे दिल की धड़कन एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी आउट। अपनी बॉडी से थोड़ी-सी बात करो और उससे जो है ना बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके ओके माय हार्ट बीटिंग इज़ गेटिंग फास्ट,
it's helping me out in that situation. Also calmly go, okay, I get that energy, and I'm really thankful to you. Have a compassionate attitude towards your body. I'm really thankful to you that you have provided me the energy, but I need the more mental energy at this time, and I don't need the body energy, physical energy. आप उस सिचुएशन में अगर उन सिम्टम्स के ऊपर भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, ओ माय गॉड, अपनी बॉडी की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करूं, सो यू कांट कंट्रोल योर बॉडी एनर्जी, जस्ट से थैंक्स टू इट। जब आप उसे थैंक्स कहोगे तो क्या होगा, आपके माइंड को ये लगेगा कि ये सिचुएशन चैलेंजिंग नहीं है। और जब हम ये कहते हैं, ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग द पैनिक अटैक, मेरा सांस बढ़ रहा है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो आपके माइंड को लगता है ये हार्ट बीट इसके लिए, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। उससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स मजीद बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले कि हमने अपने एटीट्यूड को चेंज करना है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। हमने कंपैशनेट एटीट्यूड रखना है अपनी बॉडी की तरफ, कि मेरी बॉडी जो इस वक्त रिस्पॉन्स मुझे दे रही है, दैट्स हेल्पफुल फॉर मी। यहाँ से ही एक मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट थी, एलिया क्रम, येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक रिसर्च की दैट हाउ वी थिंक अबाउट स्ट्रेस। तो उन्होंने देखा कि दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप वो था जिसको उन्होंने बताया कि स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है, ये आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, आपको कैंसर तक लेकर जा सकता है, आपको डायबिटीज़ कॉज करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है, ये बहुत बुरी चीज़ है, इससे बच के रहना चाहिए। एंड देयर वाज अ सेकंड ग्रुप जिसमें उन्होंने ये कहा कि इट्स लाइक अ पॉजिटिव थिंग, ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड यू शुड थिंक अबाउट स्ट्रेस एज इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर फॉर यू, एंड यू शुड सी इट एज एन एसेट एंड यूटिलाइज इट। अब उनकी स्टडी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उन्होंने जिन दो ग्रुप्स के सामने ये स्ट्रेस के ऊपर लेक्चर दिए, तो उन लेक्चर्स देने के बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाला, एग्जाम प्रिपरेशन और इस तरह के जो भी उनके टफ असाइनमेंट्स चल रही थी, वो जो कि स्ट्रेसफुल थी, और साथ में उन्होंने सिर्फ डालकर उनके स्ट्रेस को सब्जेक्टिवली चेक नहीं किया, बल्कि उनकी बॉडी में स्पेसिफिक हार्मोन जो कॉर्टिसोल के उसको मेजर किया। तो उन्होंने ये देखा कि दोनों ग्रुप्स के बीच में स्ट्रेस जो है वो पीक पर गया, लेकिन जिसको सिर्फ ये बताया गया था कि स्ट्रेस आपके लिए बुरी चीज़ है, हर चैलेंजिंग सिचुएशन ही आपके लिए बुरी चीज़ है, तो उनमें वो फिर डाउन नहीं हुआ। और जिन्हें ये बताया गया था कि इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करो एंड फाइट विद दैट सिचुएशन, उनमें पीक पर स्ट्रेस पहुंचने के बाद फिर डाउन हुआ, और दूसरे ग्रुप के मुकाबले में बहुत जल्दी डाउन हुआ। तो ये रिसर्च हमें बहुत अच्छा बताती है कि हम स्ट्रेस के बारे में देखते कैसे हैं और स्ट्रेस को हम सोचते कैसे हैं। अगर तो हम स्ट्रेस के बारे में ये सोचें, ओह माय गॉड, चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में, आजकल बहुत स्ट्रेस चल रहा है, बच्चों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे घर के मसाइल उनको मैनेज नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी जो है कोलैप्स कर रही है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरे जिस्म में मेरी टांगों से सांस निकल रहा है, मेरे पट्टे दर्द कर रहे हैं, ओह माय गॉड, आई नीड अ रेस्ट, आई नीड अ ब्रेक, बस मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत स्ट्रेस चल रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं मोटिवेशन स्पीकर बोल रहे थे, जो स्ट्रेस है ये है, स्ट्रेस के बीच में आपकी बॉडी रिएक्ट करे, तो उसके हार्म्स को इतना बढ़ा चढ़ा कर लोगों को फियर दिलाते हैं। तो जितना आप स्ट्रेस से डराएंगे लोगों को, लोगों को स्ट्रेस और होगा। ठीक है। नेचर ने जब हमारे पास कोई चीज़ रखी है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है। आलिया क्रम की जो ये स्टडी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, और हमें ये बताती है कि स्ट्रेस का के साथ जो फाइट करने का सबसे पहला स्टेप है वो ये कि हम स्ट्रेस की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज करें। हम स्ट्रेस के बारे में ये ना सोचें कि ये कोई बुरी चीज़ है, और स्ट्रेस पे जो स्पेसिफिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स को हम नॉर्मल लें, और उस रिस्पॉन्स के बारे में हम ये कहें कि ये नेचर का गिफ्ट है मेरे लिए, कि इस सिचुएशन में मेरी बॉडी की, अगर मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, मेरा सांस फूल रहा है, ओ माय गॉड, यू शुड नॉट बी सेइंग दैट ओ माय गॉड आई एम गेटिंग द हार्ट अटैक, बट से कि मेरा दिल की धड़कन तेज़ होकर मुझे सिचुएशन के लिए हेल्प आउट कर रहा है, इट्स हेल्पिंग मी टू फाइट इन दैट सिचुएशन। ऑलराइट सर, जैसे भी आपने सीबीटी मॉडल के बारे में बात की, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, द होल मॉडल सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे भी आपने बताया कि हमें फोकस करना चाहिए मैनेजेबल चीज़ों पे, बजाय इसके कि चैलेंजिंग जो थॉट्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए। और एक और जो पर्सपेक्टिव शिफ्ट की आपने बात की कि अगर पर्सपेक्टिव हम अपना शिफ्ट करें तो ये स्ट्रेस कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो चलिए हम बात करते हैं इमोशंस के बारे में। कौन सी इमोशनल टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन स्ट्रेसफुल इवेंट्स में? जी, मुज़ामिल। तो इमोशंस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मदद करती है वो ये है इमोशंस को लेबल करना। ठीक है? जब हम इमोशनल रिएक्शन शुरू होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो उस इमोशनल रिएक्शन का मसला ये होता है कि वो हम अपने अंदर ऐसा कैद कर लेता है कि हमारी सोच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ हमें उस वक़्त नेगेटिव इमोशंस में इमोशंस ही आ रहे होते हैं, और हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो साइंस ने मुझे छोटी-छोटी टिप्स दी हैं कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आप सिर्फ़ 3 सेकंड का ब्रेक लेकर आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करो, रिफ्लेक्ट करो अपने अंदर, देखो कि इस वक़्त मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे अंदर इस वक़्त कौन-से इमोशंस चल रहे हैं? ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग सैड, आई एम गेटिंग स्केयर्ड, आई एम fearful about the situation,
आई एम एंग्री, तो सिर्फ इतना सा सोचना कि इस वक्त मैं गुस्से में आ रहा हूँ और अपने गुस्से को रियलाइज करके एक्सेप्ट करना, यस आई एम एंग्री, और अपने एंगर को थोड़ा सा रेट कर लेना, एंड माई एंगर इज 7 out of 10 राइट नाउ, ओ माई गॉड आई रियली नीड टू वर्क आउट ऑन माई एंगर। सिर्फ ये जो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होता है 3 से 4 सेकंड का, ये ही आपके दिमाग के जो हायर कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे हम कहते हैं, उसे एक्टिव कर देता है। और जैसे ही वो एक्टिव होती है, वो अपनी थिंकिंग स्ट्रैटेजी सारी लेकर आ जाती है उस सिचुएशन में आपको इफेक्टिवली वर्कआउट करने के लिए। आप बच्चों के साथ लगे हुए हैं, बच्चे ने कुछ काम किया, आपने उसके ऊपर चीखना शुरू कर दिया, यू आर येलिंग एट योर किड, तो उस मोमेंट पर आप इतने इमोशन में एब्जॉर्ब होते हैं कि सिर्फ आपको बच्चे का कसूर नजर आ रहा होता है। आप सिर्फ 3 सेकंड के लिए फोकस करके बीच में रुक करके, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग एंग्री एंड माई एंगर इज 8 out of 10। आप सिर्फ इतना जुमला ही अपने आप को जब बोलते हैं ना, कि अपने इमोशन को लेबल करते हैं और उसको रेट करते हैं, सो तो उसकी इंटेंसिटी कितनी चल रही है, तो आपके दिमाग का कॉग्निटिव पार्ट है वो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कि आप अपने इमोशंस को लेबल करें स्ट्रेस के दौरान और उनकी इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करें। सेकंड ये कि उस इमोशन की डिमांड सुने, आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। हर नेगेटिव इमोशन अपने साथ एक नेगेटिव डिमांड लेकर आता है। ठीक है, ठीक है। एंगर एक नेगेटिव इमोशन है, वो अपने साथ एक नेगेटिव डिमांड लेकर आता है कि अगले को मारो, पीटो, चीजें तोड़ो। डिप्रेशन एक नेगेटिव इमोशन है, सैडनेस वो अपने साथ एक डिमांड लेकर आता है, सब कुछ छोड़ दो, कमरे में बैठ जाओ। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन एक नेगेटिव इमोशन है कि जिस तरह मैंने चीजें प्लान की हुई थी उस तरह नहीं चली, वो अपने साथ एक डिमांड लेकर आता है, सब प्लान्स तोड़ दो, सब कुछ खराब कर दो। ठीक है। लोनलीनेस एक नेगेटिव इमोशन है, वो अपने साथ एक डिमांड लेकर आता है कि जस्ट अगर मैं लोनली हूँ तो बस आज के बाद भी मैंने किसी से बात नहीं करनी, अगर मैं अकेला हूँ तो बस मुझे आज के बाद लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह जाऊँगा। हर नेगेटिव इमोशन अपने साथ एक नेगेटिव बिहेवियर लेकर आता है जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है। तो इमोशनल मैनेजमेंट में इसकी एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, एक्ट ऑपोजिट, कि जो भी आपकी आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है नेगेटिव इमोशंस में, कंप्लीटली उसके ऑपोजिट एक्ट करो। अगर एंगर में आपकी बॉडी कह रही है यल करो, चीखो, अगले को गालियाँ दो, उतने ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक होगी उसके ऑपोज़िट एक्ट करो। फ़ौरन से सोचो यार इसके बिल्कुल ऑपोज़िट क्या होगा? इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट है अगले को रिस्पेक्ट देना। यानी अगर आपका दिल तो ये कह रहा है आप अगले के साथ बदतमीज़ी से बात करो, आप फ़ौरन से कहो, जनाब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। आप बिल्कुल फ़ॉर्मल हो जाए, बिल्कुल ही रिस्पेक्टफुल अंदाज़ में बात। आपका दिल करे आप अपने बच्चे को गालियाँ दें उस वक़्त, आप बिल्कुल उसके ऑपोज़िट एक्ट करें। आपका दिल करे आप बच्चे को बदतमीज़ी के साथ बोलें तो आप कहो, मेरे प्यारे बेटे, उसका नाम ले लें, कुछ भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अहसन, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आप चीज़ें इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है? तो ये एक एक्ट ऑपोज़िट की टेक्निक को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करें, कि जब आप गुस्से में हो, एक्सट्रीम गुस्से में, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात करना शुरू कर दें। जब आप सैड हैं, आपका ये दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के अकेले बैठ जाऊँ, तो उस वक़्त इसका कंप्लीट ऑपोज़िट एक्शन क्या है? आप उठे जाके लोगों से मिलना शुरू कर दें। आपकी बॉडी जो आपसे कह रही है उसके ऑपोज़िट एक्ट करें, दैट्स द स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इमोशन में अगर आप डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाएँगे, नेगेटिव इमोशन में नेगेटिव बिहेवियर की तरफ जाएँगे, वो नेगेटिव इमोशन को और बढ़ाएगा, आपके स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म लेकर चलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं होता। नेगेटिव इमोशन सिंपल ये समझ लें कि वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जीज़ लेकर आता है और वो नेगेटिव बिहेवियर्स के ऊपर आपको फिर डालता है। ठीक है? तो अगर मैंने शुरू में जैसे आपसे कहा कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हमें स्किल्स रिक्वायर्ड है कि हमें उसमें डील कैसे करना है। हम लोग ये सीखते नहीं है कि हमने उसमें डील कैसे करना है या हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, तभी हमारा एक्शन डिस्ट्रक्टिव होता है। हम कंस्ट्रक्टिव एक्शन की तरफ कैसे जा सकते हैं, हम उसमें सीखें हमने कैसे करना है। तो नेगेटिव बिहेवियर में जो भी आपकी बॉडी की कॉल है, आपने उसके बिल्कुल ऑपोज़िट एक्ट करना है। सो लेबलिंग द इमोशंस जिसमें हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं 3 सेकंड्स के लिए और खुद को बता रहे हैं कि बेसिकली वो इमोशंस हमसे क्या चाह रहा है और उसके उसके डिमांड के बारे में जब हम सोच रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। फाइन, सो अभी हमने इमोशंस को कवर कर लिया और इससे पहले हमने थॉट्स को भी देख लिया। सो व्हाट अबाउट द बिहेवियर, जो थर्ड पॉइंट आपने सीबीटी का बताया था, उसके बारे में काइंडली हमें टिप्स दें। सो बिहेवियरल टेक्निक्स बताने से पहले मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि स्ट्रेस और एंजाइटी इन दोनों में एक जो कॉमन चीज़ है वो है फ़ियर। फिर कहते हैं खौफ को, कि ये सिचुएशन मुझे नुकसान दे सकती है, ये सिचुएशन मेरे लिए किसी न किसी तरह नुकसान जनरेट कर सकती है। और इंसान की साइकी ऐसी है कि जब भी स्ट्रेस फ़ियर इंसान को होता है, इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, औरों के बारे में नहीं सोचता। तभी आप देखें एग्ज़ाम्स की आखिरी रातें चल रही होंगी तो अक्सर स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के बीच में ज़्यादातर होता है बंदा कहता है भाई सब मुझे छोड़ दो, इस वक़्त मुझे अपने लिए काम करना है, आई हैव टू सेव मायसेल्फ, मुझे अपने लिए वर्कआउट करना है। ठीक है? यू रियली वांट टू सेव योरसेल्फ।
तो स्ट्रेस काइंड ऑफ मेक अस द सेल्फ सेंटर्ड। तो बिहेवियरल टेक्निक्स की हम बात करें तो दो इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हैं जिन्होंने इस बिहेवियरल ओरिएंटेशन को चेंज करने के ऊपर काम किया। ठीक है, एक है एलिज़ाबेथ की जो उन्होंने 2008 में की थी, दूसरी एशले जो 2016 में स्टडी हुई है और वो एक हेल्थ साइकोलॉजी का जर्नल है, उसमें उन्होंने एशले ने वो स्टडी अपनी पब्लिश की थी। एलिज़ाबेथ ने 2008 में जो स्टडी की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें उन्होंने ये देखना चाहा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों का बिहेवियर सेल्फ सेंटर्ड के बजाय अदर ओरिएंटेड करें तो उससे क्या फ़ायदा होगा? और ये कि अपने आप को हेल्प आउट करने के बजाय और लोगों को हेल्प आउट करना उन्हें सिखाएँ। सो शी कंडक्टेड इंटरेस्टिंग स्टडी जिसमें उसने ये देखा कि उसने अपने कैंपस के स्टूडेंट्स को जो है पैसे दिए, कुछ को पैसे दिए और 2 ग्रुप्स थे कि उनमें एक ग्रुप से कहा कि ये पैसे लेकर जाओ और अपने ऊपर इस्तेमाल करो, तो जस्ट बी रिलैक्स्ड। और दूसरा ग्रुप था, उन्हें उसने पैसे दिए और उससे कहा कि यू शुड स्पेंड दिस मनी ऑन अदर पीपल एंड यू शुड डू इट फॉर द सम वीक्स। और एंड व्हाट शी ऑब्जर्व्ड आफ्टर द वीक, कुछ जितना टाइम पीरियड की उन्होंने स्टडी की उसके बाद उन्होंने ये देखा कि एंड बोथ वर सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एकेडमिक स्ट्रेस। जिन दोनों ग्रुप्स को पैसे दिए गए और जो अपने ऊपर पैसे लगा रहे थे अपने स्ट्रेस को बीच में अपने लग्जरी इवेंट्स में गुजारने के लिए, अपना मूड अच्छा करने के लिए पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उनके भी कॉर्टिसोल लेवल्स आखिर में चेक किए गए। और दूसरा ग्रुप जो जिसको पैसे देकर सिर्फ इतना कहा गया ये पैसा लेकर आपने किसी नीडी को देना है, यू शुड हेल्प आउट समवन विद दिस मनी, तो उनके भी कॉर्टिसोल लेवल्स चेक किए एंड दे फाउंड कि जो सेकंड ग्रुप है जो अपने पैसे जिनको पैसे दिया गया था कि आपने आगे जाके किसी की हेल्प करनी है, उनका कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन थे। सो व्हाट दे एक्चुअली डिड कि उन्होंने स्ट्रेस से फाइट करने का तरीका उन्हें यह सिखाया कि आप पैसे लो और औरों को दो। उन्होंने अपने हेल्प करने के बजाय उनकी ओरिएंटेशन चेंज की कि आप औरों की हेल्प करो। जो दूसरी स्टडी है वो और मज़े की है, वो एशले ने 2016 में स्टडी की एंड शी वेंट अ वन स्टेप बियॉन्ड देन इट। और उन्होंने ये किया कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोज हो रही थी, नई ताज़ा कि वो ब्लड प्रेशर के मिसाल के साथ वो क्लिनिक में आ रहे हैं, उन्होंने उनके डिफरेंट ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप वो जिसको मेडिसिन दे दी गई और अब उनको मेडिसिन पर ही डाल दिया गया। दूसरा ग्रुप वो जिससे उन्होंने एक्सरसाइज पे डाला, शी कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उनको एक्सरसाइज पे डाला। तीसरा ग्रुप था, उसमें अगेन उन्होंने ये 2 ग्रुप्स बनाए, उन्हें पैसे दिए और 3 हफ्तों तक कंसेक्टिवली कहा कि आप इस पैसे को अपने ऊपर इस्तेमाल करो, अच्छी-अच्छी खुशी के इवेंट्स में जाओ, और दूसरे से कहा कि आप पैसे को इस्तेमाल करो और इसे बाँटना शुरू करो। ठीक है, हम आपको 3 हफ्ते तक पैसे देंगे, आपने वेलफेयर का काम करना है, अपने लोगों को पैसे देने और पैसे बाँटने हैं। तो एशले ने ये देखा कि जिस तरह मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करी थी, एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करी थी, उतना ही इफेक्ट साइज तकरीबन आया स्टैटिस्टिकली कि जो और लोगों को पैसे दे रहे थे उतना ही उनका भी ब्लड प्रेशर उसी तरह कंट्रोल हो रहा था जिस तरह एक्सरसाइज और मेडिसिन वालों का था। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आपकी मर्जी है कि आप ये पैसे उठा के और लोगों को बांटते हैं और उससे अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देते हैं। सो इट्स ऑन यू। और यहाँ से हमारे देखें मज़हब ने भी बड़ी अच्छी बात है कि सदका जो है वो आपकी बलाओं को दूर करता है, सदका मुसीबत को दूर करता है, सदका बीमारी को ख़त्म करता है। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं काइंडनेस पर, प्रो सोशल बिहेवियर और काइंडनेस और चैरिटी पर और दूसरों की हेल्प आउट करने पर, कि अगर हम सेल्फिश बिहेवियर से हटकर हेल्पिंग बिहेवियर की तरफ जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक कम होता है। दैट्स अ बिहेवियरल चेंज। स्ट्रेस में हम सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर्स की तरफ होते हैं, हम होर्डिंग बिहेवियर्स के साथ होते हैं, हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हम नोट्स को छुपा रहे होते हैं, दूसरे को पता ना चल जाए, हम छुप छुप के पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। एंड व्हाट्स अ हेल्पिंग बिहेवियर, आप ग्रुप में जाओ, अपने नोट्स औरों के साथ शेयर करो। ओह यू आर इन द स्ट्रेस क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, लेट मी शेयर माई नोट्स विथ यू। तुम्हें पढ़ा नहीं जा रहा, और मैं तुम्हें थोड़ा सा टॉपिक तुम्हें मैं पढ़ा देता हूँ। तो बजाय कि स्ट्रेस के बीच में छुप के बैठ जाना कि यार मैं पढ़ लूँ, बाकी पढ़ चुके हैं, मैं नहीं पढ़ सका, तो अपने से काम था किसी और बच्चे को देखना जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। आप उसे जाके जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो पढ़ाने का बिहेवियर आपके स्ट्रेस को भी खत्म करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को भी अच्छा करेगा और हो सकता है आपका नॉलेज भी अच्छा हो जाए। आप परेशानी में अपने घर के मसाइल के साथ फंसे हुए हैं, आपके घर के बीच में आपका अपना बजट नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन स्टिल इस कम बजट में भी आप उठ के किसी और की जाके हेल्प करते हैं, आप अपने किसी पड़ोसी की हेल्प करते हैं, ओ माय गॉड, तो उससे आपका जहन का स्ट्रेस कम होता है कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा और परेशानियों में जा रहा है, मुझसे ज़्यादा मसाइल के बीच में तो ये बंदा गया हुआ है। तो उस बंदे की हेल्प करते हुए आपको अपना चैलेंज फिर कम लगता है, ठीक है? अपने चैलेंज में भी आपको रिलीफ मिलता है। इसके ऊपर आगे मज़ीद एडवांस रिसर्चेज़ हुई हैं और न्यूरो साइंस ने ये आइडेंटिफ़ाई किया हमारे ब्रेन में कुछ मिरर सेल्स होते हैं, ठीक है? मिरर सेल्स वो होते हैं जो कि इमोशंस को कॉपी करते हैं।
तभी कहते हैं इमोशंस कॉन्टेजियस होते हैं। कॉन्टेजियस यानी अगर आपके इर्द नेगेटिव इमोशंस हो आपको लगते हैं, पॉजिटिव इमोशंस हो तो आपको लगते हैं। तो अगर आप एक ऐसे लोगों के पास बैठे हैं जो पैनिक किए जा रहे हैं तो वो इमोशंस भी आपकी तरफ ट्रांसफ़र होंगे। और बाज़ औक़ात इसकी न्यूरोसाइंस में देखा गया कि आपकी ज़िंदगी के बाद स्ट्रेसेस आपके तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और की ज़िंदगी का स्ट्रेस आप किसी न किसी अंदाज़ से मैनेज कर सकते हैं। उसमें से किसी भी तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। तो जब आप किसी के स्ट्रेस में उसे हेल्प करते हैं और उसके साथ उसका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाउन होता है, उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है, तो आपके मिरर सेल्स जब उसे चेक करते हैं, तो आपकी बॉडी का भी वो ऑटोमैटिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स डाउन कर देते हैं। दैट्स से कि जब किसी और को रिलीफ मिलता है तो उसका रिलीफ भी कॉन्टेजियस है, उसकी रिलैक्सेशन भी कॉन्टेजियस है, औरों की रिलैक्सेशन आपकी तरफ ट्रांसफ़र होती है और वो रिलैक्सेशन जब आपकी तरफ ट्रांसफ़र होती है, आपकी बॉडी भी फिर काम डाउन होती है। तो ये बहुत अच्छी रिसर्चेज़ हैं जो वेस्ट में हुई और हमारा मज़हब भी यही कहता है। और उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्चेज़ के साथ ये एविडेंस मौजूद है कि आप बिहेवियर को सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर से बजाय अदर्स ओरिएंटेड करें, हेल्पिंग बिहेवियर्स इनिशिएट करें, जनरेट करें स्ट्रेस के बीच में। सो ये वो काइंडनेस के बिहेवियर हैं जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बहुत हद तक डाउन करते हैं। ओके, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। वी हैव स्पोकन अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को हमने देखा और ये पूरा सीबीटी मॉडल की हैंड्स ऑन टिप्स हमने ली कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।